अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक का एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। एक कंपनी के पास बहुत सारी डिलीवरी व्हीकल्स हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December 2022 shows that the vehicles originally cost $440,000 with accumulated depreciation of $270,000। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2022 पिछला साल जब खत्म हुआ या ये साल जब शुरू हुआ। अब अगर पिछला साल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ है तो ये साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2023 वाले दिन। तो सवाल ये कहता है कि जो इस साल का पहला दिन था या पिछले साल का आखिरी दिन था, कंपनी के पास जितनी भी व्हीकल्स थी ना, उन सारी व्हीकल्स की टोटल जो कॉस्ट थी वो $440,000 थी। और इनकी जितनी भी एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो $270,000 थी। और इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इस दिन कंपनी के पास जितने भी एसेट्स थे उनकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो 440 माइनस 270, यानी कि $170,000 होगी। तो ये वैल्यू है $170,000। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको समझ भी लें। देखिए, जब सवाल ये कहता है कि जितनी भी व्हीकल्स थी उनकी कॉस्ट $440,000 थी, तो इसका मतलब ये बहुत सारी व्हीकल्स होंगी। कुछ इसने हो सकता है 2022 में खरीदी हो, कुछ 21 में खरीदी हो, कुछ 2020 में खरीदी हो, हम नहीं जानते। अलबत्ता ये जितनी भी व्हीकल्स इसने आज तक खरीदी थी उनकी टोटल कॉस्ट 4,40,000 है। 4,40,000 में बहुत सारी व्हीकल्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। कॉस्ट का मतलब ओरिजिनली जितने पे इनको खरीदा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? हम हर नॉन करेंट एसेट के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक्यूम्यूलेटेड का मतलब होता है टोटल। एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इन सारे व्हीकल्स की आज तक टोटल जितनी डेप्रिसिएशन बुक कर चुका हूं मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द बिजनेस परचेज टू एडिशनल व्हीकल्स कॉस्टिंग अ टोटल ऑफ $70,000। कंपनी ने दो और व्हीकल्स परचेज करी। टोटल $70,000 लिखा है, एक व्हीकल 70,000 की नहीं लिखी, टोटल $70,000 लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल ऑटोस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 जनवरी वाली पोजीशन है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक दिन आया जिस दिन की तारीख थी 1 अप्रैल 2023 वाले दिन। इस दिन कंपनी ने दो और व्हीकल्स खरीदी। इस दिन कंपनी ने दो और व्हीकल्स खरीदी। उन व्हीकल्स की टोटल जो वैल्यू है वो $70,000 है। यानी कि इस दिन कंपनी ने एक डबल एंट्री पास करी होगी, और वो होगी व्हीकल्स का अकाउंट डेबिट। व्हीकल्स का अकाउंट डेबिट $70,000। और क्रेडिट पर खरीदी है कैश पर? ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल ऑटोज, यानी कि पैसे नहीं दिए एल ऑटोज को। तो एल ऑटोज क्रेडिट $70,000। अब 4,40,000 की पहले से व्हीकल थी और 70 की और खरीद ली तो 5,10,000 हो जाता है। ऑन 30th November 2023 द बिजनेस सोल्ड वन ऑफ इट्स व्हीकल्स। और फिर 30 नवंबर 2023 वाले दिन बिजनेस ने कोई एक व्हीकल बेच भी दी। यानी कि इससे मजीद हम आगे आए, इसको अगर कंटिन्यू करें तो आगे कोई एक दिन आएगा जिसकी तारीख होगी 30 नवंबर 2023। इस दिन कंपनी ने क्या किया? यहाँ तो खरीदी थी, ये तो परचेज है, लेकिन यहाँ पर आपने कोई व्हीकल बेच दी, यानी कि डिस्पोजल किया। On 30th November 2023, the business sold one of its vehicle. The vehicle had originally cost $28,000। ये जो व्हीकल बेची, ये व्हीकल हमने कुछ सालों पहले, कितने सालों पहले ये नहीं पता, लेकिन जितने भी साल हुए हमने उतने सालों पहले ये $28,000 की खरीदी थी। यानी कि ये जो व्हीकल बेची है ना, इसकी जो कॉस्ट थी, खरीदी कितने पर थी?
$28,000 पर, ठीक है, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ $16,800। और इसकी जिस दिन आपने इसको बेचा उस दिन तक की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 16,800 थी। लिहाजा जिस दिन आपने इसको बेचा उस दिन इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? जिस दिन आपने इसको बेचा उस दिन इसकी नेट बुक वैल्यू 28,000 माइनस 16,800 यानी कि 11,200 होगी, 11,200, ठीक है। जिस दिन आपने बेचा उस दिन इसकी नेट बुक वैल्यू 11,200 होगी। द व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 10,500 टू अ लोकल गैराज हु पेड बाय बैंक ट्रांसफर। और ये आपने बेची, और जिसको आपने बेची ना उसने आपको बैंक ट्रांसफर से 10,500 रुपए दिए, यानी कि 10,500 में बेची है। तो अगर मैं 11,200 की नेटबुक वैल्यू चीज नेटबुक की चीज जो है वो 10,500 में बेचता हूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने $700 का नुकसान करा। लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर नेटबुक वैल्यू ज्यादा है और बैंक में पैसे कम आ रहे हैं तो आपने नुकसान में बेची है। अगर नेटबुक वैल्यू कम है और बैंक में पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो आपने प्रॉफिट पर बेची है। तो यहां पर आपको लॉस ऑन डिस्पोजल पर 700 रुपए का। अच्छा, जो व्हीकल हमने बेची वो 30 नवंबर वाले दिन बेची, और इसकी जो कॉस्ट थी वो $28,000 थी। और जिस दिन इसको बेचा उस दिन तक की इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 16,800 थी, ठीक है जी। अब ये बात याद रखिएगा कि ये $28,000 वाली वैल्यू यहां पर इस जगह पर शामिल होगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि 4,40,000 में भी ये चीज होगी ना, जो चीजें आपके पास होती हैं उसमें से ही तो कुछ बेचते हो। तो आपने जब 4,40,000 वाली बहुत सारी चीजें थी उसमें से एक ये चीज थी जो आपने बेच दी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा हुआ है द बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दो बहुत कॉमन और दो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इसमें आप कॉस्ट पर रेट अप्लाई कर देते हो और हर साल की डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट चेंज हो रहा होता है, या आपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा, देखा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल तुम कोई नॉन करंट एसेट खरीदोगे उस साल उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दोगे। अ फुल ईयर्स अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल कोई एसेट खरीदोगे उसको 1 दिन चलाया, 10 दिन चलाया, 12 महीने चलाया, 10 महीने चलाया, 11 महीने चलाया, 9 महीने चलाया, जितना भी चलाया उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दोगे। ये कंपनी की पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी सिंप्लिसिटी के लिए होती है। इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि देखें, जो व्हीकल मैंने 1 अप्रैल 2023 को खरीदी है, उसीली तौर पर वो मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च में नहीं चलाई, मैंने सिर्फ 9 मंथ्स चलाई है, लेकिन मैं फिर भी इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस व्हीकल पर चार्ज होगी। ये पहली बात इसने हमें मेंशन कर दे दी। अच्छा जी, फर्दर, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। और जिस साल कोई एसेट बेचते हो उस साल उसकी कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। यानी कि आपने ये जो एक एसेट 30 नवंबर को बेचा है, आपने 2023 वाले साल की डेप्रिसिएशन को इसको माइनस कर कर फिर नहीं बेचा। आपने नेटबुक वैल्यू जो कैलकुलेट करी हुई है वो वही है जो 31 दिसंबर 2022 को थी। कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इस सवाल में बड़ा आसान है। रेट है 20% का और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की जो भी परसेंटेज होती है वो कॉस्ट पर अप्लाई होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की परसेंटेज को कॉस्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, जो मैंने ये टाइमलाइन आपकी आसानी के लिए बना दी, आखिरी दिन क्या होगा? सर आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 2023। अब देखिए आपके पास आखिरी दिन कौन कौन सी व्हीकल्स होंगी। 4,40,000 रुपए की व्हीकल साल के शुरू में थी, ये सारी व्हीकल्स की कॉस्ट है। फिर मैंने मजीद व्हीकल्स खरीदी जिनकी कॉस्ट 70,000 थी।
और फिर मैंने कुछ व्हीकल्स बेच भी दी, जिनकी कॉस्ट 28,000 थी। ठीक है, 4,40,000 रुपए की कॉस्ट की चीजें थी, 70,000 की मजीद खरीदी, और 28,000 के कॉस्ट की चीजें बेच दी। तो अब आपके पास साल के आखिर में जो चीजें बच गई होंगी उनकी टोटल कॉस्ट होगी 428,000। अच्छा, इसमें 482,000, सॉरी, 482,000 में क्या क्या है? 482,000 में ये 70,000 वाली व्हीकल्स हैं। बिल्कुल है सर। इस पे डेप्रिसिएशन लगानी है, बिल्कुल लगानी है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है जब कोई एसेट खरीदोगे तो आप उस साल उस एसेट पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे। अच्छा, इस 482,000 में क्या ये 28,000 है? नहीं, नहीं है। हटा दिया ना, माइनस कर दिया। इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगानी थी, नहीं लगानी थी, इसीलिए हमने माइनस भी कर दिया, हट भी गया। तो अब अगर हमसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछा जाता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? आप अपने पास आंसर की वर्किंग कुछ इस तरह से लिखते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग डालते, ठीक है जी, और आप लिख देते इस तरह से 440,000 प्लस 70,000 माइनस 28,000, और बाहर आप मल्टीप्लाई कर देते डेप्रिसिएशन के रेट से जो कि 20% है। तो ये आपका आ जाता है 96,400, 96,400 की डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक है जी, ये आपका पहला पार्ट था जो आपने किया। इस पहले पार्ट में आपसे वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट पूछ रहा था कि भाई कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे क्या? प्रिपेयर द कंपनीज लेजर अकाउंट्स फॉर द डिलीवरी व्हीकल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। तीन अलग अलग टी अकाउंट्स बनाने हैं। एक आपको अकाउंट बनाना है जिसका नाम है व्हीकल्स का अकाउंट। दूसरा आपको अकाउंट बनाना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और एक और आपने अकाउंट बनाना है जो है आपका डिस्पोजल का अकाउंट। ये अगला अकाउंट जो है ना, ये आपका है डिस्पोजल का अकाउंट। इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास है, बहुत आसान होगा अकाउंट्स बनाना। सबसे पहले तो व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट बनाते हैं। 4,40,000 ओपनिंग बैलेंस था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर आएगा 4,40,000। ठीक है जी, उसके बाद आपने 70,000 के कॉस्ट पर व्हीकल्स खरीदी। ठीक है, तो व्हीकल का अकाउंट डेबिट हुआ और एल ऑटोज क्रेडिट हुआ। एल ऑटोज यहाँ लिखेंगे 70,000। और उसके बाद फिर आपने एक व्हीकल बेच दी जिसकी कॉस्ट 28,000 रुपये थी, और ये आप डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाते हो। जब कोई व्हीकल बेचते हो तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और जो व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। डेट्स वेट्स मैं नहीं लिख रहा, वो आप लिख लीजिएगा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जनवरी की डेट आएगी। 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुई है तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 आएगा। डिस्पोजल 30 नवंबर को आए तो यहाँ पर 30 नवंबर 2023 आएगा। और अगर मैं इस अकाउंट को अब क्लोज कर देता हूँ, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाल लेता हूँ, तो ये 5,10,000 आ रहा होगा, ये भी 5,10,000 होगा। फिर 31 दिसंबर की डेट डालकर, 31 दिसंबर 2023 की डेट डालकर यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा। जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा उतना ही बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा होगा। कितना आएगा? 510 माइनस 28, यानी कि 482,000, 482,000, 482,000। ठीक है जी। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो जो ओपनिंग अमाउंट होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन वो इधर आता है। ओपनिंग अमाउंट कितना है भाई? 270,000 है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर को हमेशा इधर लिखा जाता है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो पूरे साल का है वो इधर आता है। तो वो हमने कैलकुलेट किया 96,400, 96,400। अच्छा, यहाँ पर डेट 1 जनवरी 2023 आएगी, यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 आएगी। अगर कोई एसेट बेच देते हो, अगर कोई एसेट बेच देते हो तो उसकी जितनी भी पिछले सालों की डेप्रिसिएशन होती है वो डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। तो 30 नवंबर की डेट डिस्पोजल अकाउंट, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,800 थी।
ठीक है। अगेन हम अपने टी अकाउंट को अगर क्लोज करेंगे, अगेन अगर हम अपने टी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 270,000 प्लस 96,400, 366,400 यहाँ पर आ जाएगा, 366,400, 366,400। ठीक है जी। और फिर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको कैरी डाउन अमाउंट निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, 366,400 माइनस 16,800, यह आ जाएगा 349,600। ठीक है जी। बैलेंस कैरी डाउन 349,600, और यहाँ पर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 349,600। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना था। जब हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसकी एंट्रीज भी मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, बनता तब है जब आप कोई ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हो। जब आप ऐसे डिस्पोज ऑफ करोगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी एंट्री पास होगी, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने जो व्हीकल बेची है 28,000, उसकी कॉस्ट थी। डिस्पोजल का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, व्हीकल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है, ये आ गया 28,000। उसके बाद जब हम व्हीकल बेचेंगे तो उसकी सारी की सारी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की अकाउंट अमाउंट भी डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल का जो भी अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट आपने डेबिट किया था, यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखेंगे और यहाँ पर आप 16,800 लिख देंगे। उसके बाद पैसे कितने आए, पैसे आए थे 10,500। बैंक डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। 10,500 रुपये आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, 10,500 रुपये। उसके बाद हमारे इस स्पेसिफिक केस में 700 रुपये का लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री तब पास होगी जब लॉस हो। सर अगर गेन ऑन डिस्पोजल होता, यानी कि हमने नेटबुक वैल्यू से ज्यादा पर ये चीज बेची होती, उस केस में डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता। ये वो एंट्री है जिसमें आपको गेन हो रहा होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 700 रुपये का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा 700 रुपये से। अब आप इन दोनों साइड्स को देखें जरा, क्या ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं। 16,800, 10,500, 700। ठीक है जी, दोनों साइड्स 28,000 और 28,000 पर बैलेंस हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो इसके सारे टी अकाउंट जो है वो कंप्लीट करने थे, कर लिए हमने। ठीक है जी। फिर कोई और बातें, कुछ और चीजें हैं। बोलते हैं आफ्टर टेकिंग टॉकिंग टू हिज अकाउंटेंट, the owner of the company is considering changing the method of depreciation for his delivery vehicles to the reducing balance method, but maintaining the rate of depreciation at 20% per annum। उससे अपने अकाउंटेंट से बात करिए। अकाउंटेंट से बात कर कर वो बोलता है कि शायद मैं अपना जो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके बजाय डेप्रिसिएशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है उस पर चला जाऊं। Advise the owner of the company whether he should pursue this course of action. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of changing the method of depreciation to the reducing balance method. Reducing balance method पर जाने के दो फायदे, दो नुकसान बता दो। नंबर वन, फायदे में क्या बता सकते हैं हम, व्हीकल्स के केस में, क्योंकि ये व्हीकल्स का केस है तो रियलिस्टिक ज्यादा रियलिस्टिक मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्यों ऐसा है, इसलिए क्योंकि अगर कोई एसेट ऐसा होता है जो शुरू में ज़्यादा बेनिफिट दे और बाद में कम बेनिफिट दे, तो हमें चाहिए कि हम उसके शुरू के सालों की डेप्रिसिएशन ज़्यादा और बाद के सालों की डेप्रिसिएशन कम लगाएं। व्हीकल भी एक ऐसा एसेट है, जब हम नई व्हीकल लेते हैं तो शुरू के सालों में वो ज़्यादा बेनिफिट देती है। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत नई होती है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसका मेंटेनेंस और वेयर एंड टेयर कम होता है। और फिर जैसे जैसे वो व्हीकल पुरानी हो जाती है तो आखिर के सालों में जो उससे मिलने वाला बेनिफिट होता है वो कम होता है। हर साल बेनिफिट बराबर नहीं होता। इसके अगेंस्ट अगर आप किसी फर्नीचर की, किसी अलमारी की बात करें, फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा बेहतर है।
पहले साल भी आप अलमारी में किताबें रखोगे, अपने कपड़े रखोगे, जो भी करोगे, अगले साल भी यही काम करोगे और हर साल आपको उस अलमारी से उतना ही फायदा होगा, इक्वल बेनिफिट होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड तब ज्यादा बेहतर होता है जब आपका एसेट एक ही जितना बेनिफिट हर साल दे रहा हो। लेकिन जनरली मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, व्हीकल हो गए, इसमें शुरू के सालों में बेनिफिट तेजी से ज्यादा आता है, बाद में कम आता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू की डिप्रिसिएशन ज्यादा होती है, बाद की कम होती है। वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या हम बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन। एक और फायदा है एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? यानी कि जब आप यहाँ पर डिप्रिसिएशन को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से अप्लाई करोगे तो आप मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे होगे। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है, अगेन वही वाली बात, कि जो एसेट शुरू के सालों में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है उसकी ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करूं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस इनकम को मैच करने चाहिए। अगर किसी साल में कोई एसेट ज्यादा फायदा दे रहा था तो एक्सपेंसेस में उसका एक्सपेंस ज्यादा बुक होना चाहिए रादर देन के एक बराबर हो। इस तरह के बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके सिलेबस में भी है। अच्छा, दो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ठीक है, पहला डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि डिफिकल्ट टू अप्लाई। स्ट्रेट लाइन मेथड कंपैरेटिवली सबसे आसान है, कॉस्ट पर परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको नेट बुक वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करनी होती है, तो अगर आपने एक बार गलती करी तो वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, हर साल की डेप्रिसिएशन गलत बुक कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरा, आप कह सकते हो चेंजिंग मेथड्स मेक्स कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स डिफिकल्ट। ठीक है, या मोर डिफिकल्ट। क्यों? देखो, हम हर साल के अपने एक्सपेंस रेवेन्यूज को कंपेयर कर कर ये देखते हैं कि कंपनी बेहतर हो रही है या बुरी। अब आप पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, अब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आ जाओगे तो पिछले सालों से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने में आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है। आखिरी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द एप्रोप्रिएट कॉलम टू इंडिकेट द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। लैंड, नो डेप्रिसिएशन, जनरली हम लैंड की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं अपनी बुक्स में। ठीक है, क्योंकि वो इस्तेमाल से ख़त्म नहीं होता या ख़राब नहीं होता, आप कह सकते हो। फिक्सेस एंड फिटिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा बेहतर है, ये मैंने अभी डिस्कस किया। फिक्सेस एंड फिटिंग्स वो चीज़ें हैं जो हर साल एक बराबर बेनिफिट देती हैं, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड होना चाहिए। लूज टूल्स, लूज टूल्स के लिए रिवैल्यूएशन मेथड बेहतर है। लूज टूल्स का क्या मतलब होता है? छोटी मोटी चीज़ें जो आपके पास पड़ी भी होती हैं, सच एज कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक के पास इतने सारे टूल्स होंगे, अब वो हर टूल की अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठेगा ना, तो वो यही जिंदगी भर करता रहेगा कि पहले स्क्रू ड्राइवर को 20% से मल्टीप्लाई किया, दूसरे जो है कटर की कॉस्ट को जो है वो 30% से मल्टीप्लाई किया, फिर कोई प्लग उठाया उसको उसकी कॉस्ट को जो है वो 5% से मल्टीप्लाई किया। तो आइए से ये कहा है कि कभी कभार आप जो है ना ये भी देखा करो, बल्कि कभी कभार नहीं हमेशा ही, कि आपको अकाउंटिंग करने में मसला तो नहीं हो जाएगा ऐसा करने से। अब अगर आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लूज टूल्स हैं, तो वहां पर हर लूज टूल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही इलॉजिकल होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो फिर हम रिवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा। लेट से 1 जनवरी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2020 वाले दिन एक मैकेनिक के पास 5,000 रुपए के प्लग, स्क्रू ड्राइवर, बोल्ट्स, नट्स, ये सारी चीजें थी। ड्यूरिंग द ईयर उसने 2,000 की और चीजें खरीद ली, तो कितने की हो गई? 7,000। अब होता ये है कि ये चीजें खो जाती हैं, साल खत्म हुआ यानी कि 31 दिसंबर 2022 वाली वैल्यू आई, 22 वाला दिन आया, तो मैंने जो है ना ये देखा कि मेरे पास कितनी चीजें बच गई हैं और उनकी बाजार में क्या वैल्यू है। पता चला मेरे पास जो 31 दिसंबर 2022 को चीजें बच गई थी और उसकी जो बाजार में वैल्यू थी वो लेट से 5,500 थी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि साल के शुरू में मेरे पास 5,000 की चीजें थी, 2,000 की और खरीदी, 7,000 की चीजें होनी चाहिए। साल के आखिर में जब मैंने इनकी वैल्यूएशन करवाई, मार्केट से पूछा भाई ये सारा अब मेरे पास ये चीजें बच गई हैं, कितने की है, तो पता चला कि वो 5,500 की है। इसका मतलब मैं ये सोच लूं कि यार 1,500 रुपए की इस साल की डेप्रीसिएशन है। कैसे? डिफरेंस बिटवीन जो है एंड जो होना चाहिए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, हो सकता है कि कोई चीज खो गई हो इसलिए नहीं है, हो सकता है कोई चीज इस्तेमाल हो गई हो इसलिए उसकी जब आपने वैल्यूएशन करवाई तो वो कम रह गई थी। तो बहरहाल इस सवाल को हमने डिस्कस किया। आप लोग खुद से भी इसको जरा सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।